सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने भी नशा निवारण बोर्ड बनाया है। एक भाजपा के कार्यकाल में शुरुआत हुई थी। सप्लाई और डिमांड को रोकना है तो दोनों ही तरह से इसके ऊपर प्रहार होना जरूरी है। क्या लगता है वर्तमान में जो चीजें हो रही है और जो आपके एक समय बोर्ड का गठन हुआ तो उसकी सोच में क्या कोई अंतर है? 3 साल तक पौने 3 साल तक नशा निवारण बोर्ड का गठन नहीं हुआ और उसके बाद जो गठन भी हुआ है तो उसके अंदर जो है प्योरली पॉलिटिकल कंसिडरेशन पे एडवाइजर को चुना गया। कहना है कि नॉट पीपल ड्रिवन प्रोग्राम, इट्स ए पुलिस ड्रिवन प्रोग्राम। बेसिकली तो अभी तक तो यही समझ आ रहा है कि नशा निवारण बोर्ड को चलाने वाले जो लोग हैं वो बेसिकली उनकी मुझे लगता है या तो से नहीं है या उनके पास ज्ञान ही नहीं है। क्योंकि सरकार कहाँ बैठती है? शिमला में। चेयरमैन कौन है? शिमला में। तो जो चेयरमैन माननीय मुख्यमंत्री जी चेयरमैन है, वो शिमला बैठते हैं। तो जो कन्वीनर हैं और जो एडवाइज करेंगे इन सभी लोगों को, सभी अफसरों को, वो बैठे हमीरपुर में। किस वजह से उनको हमीरपुर में बिठाया होगा ये हमें समझ नहीं आई। इंटर एजेंसीज की मुझे बताइए, स्टेट टैक्सेस एंड एक्साइज और डीजीपी के बीच में कितनी मीटिंग्स हुई है? आपने उस नशा निवारण बोर्ड की एक भी मीटिंग नहीं करी अभी तक। एक नशा निवारण फंड जो हमने बनाया था वो बड़ा स्ट्रिंजेंटली उसके जो एसओपीज थे, गाइडलाइंस मेरी बनाई हुई है। उस फंड को आप इधर से उधर नहीं कर सकते। वो 3 साल पूरी तरह से जब चीजें शिथिल होगी, स्थगित हो गई, उसका एक तरह का डेड हो गया। देखिए आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ हम लोग वॉकथॉन करेंगे, ये क्या करवा रही है सरकार? तो जागरूकता तो इससे अल्टीमेटली होगी। इसका अगला स्टेप क्या होना चाहिए? इन्फॉर्मेशन उसको भी है जो रोज शाम को जाकर के सिरिंज से इंजेक्शन इंजेक्ट करता है। आप क्या समझते हैं सबसे ज्यादा जागरूक वो है? अभी तक एक भी सर्वे नहीं हुआ। अभी एक फिगर आई है कि साहब 12,000 परिवार इसके दर्रे में। हॉटस्पॉट भी सरकार ने फाइंड किए, उसके लिए क्या? नहीं, मुझे ये तो बात बताओ, हॉटस्पॉट के आज पता चल रहे हैं क्या? कौन सा नया काम हो गया? हॉटस्पॉट तो दिखाई देते हैं। सरकार ने एक इंसेंटिव प्लान लाया है कि सूचना दो, इतना पकड़वाओगे तो इतने पैसे मिलेंगे। अब वो कौन सी इन्फॉर्मेशन में आप पैसा देंगे? आपने तो अनाउंस कर दिया 5 लाख भी दे देंगे, 10 लाख भी देंगे, 10,000, 20,000 भी देंगे, 50 भी देंगे। बड़े किंग पिन तक हम नहीं पहुंच पाते। आपका तो अनुभव भी रहा है। हम छोटे मामले पकड़ते हैं, 10 ग्राम 20 ग्राम उपलब्धि बता करके फोटो डाल देते हैं। तो ये मुख्य जो किंग पिन होते हैं उन तक क्यों नहीं पहुंच पाते हम? क्या इसके पीछे सर्कल रहता है? क्या कारण? बड़े को जब आप पकड़ोगे तो उसके 50 जो छोटे हैं, वो जो उसके जो गुर्गे कह लो या उसके जो दूसरे नेटवर्क, वो अपने आप ध्वस्त हो जाते हैं, वो लिक्विडेट हो जाते हैं। एक्शनेबल इंटेलिजेंस और एक इंफॉर्मेशन में जमीन आसमान का अंतर होता है। अभी 1200 अभी वो जो कमांडो आने थे वो तो आए ही नहीं है। ठीक है, ट्रेनिंग अभी कुछ हुई नहीं है। विधानसभा में भी पक्ष और विपक्ष ने मिलकर नारे लगाए नशे के खिलाफ। बाद में विपक्ष का आरोप है कि हम लोगों को बुलाया नहीं गया जो मैराथन थी, क्योंकि जो जर्सी है ना उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी की फोटो है। कहीं ना कहीं भाजपा कांग्रेस जो है वो अपने अपने पॉलिटिकल लाइन की ओर जाते नजर आ रहे हैं। माननीय राज्यपाल महोदय ने एक बहुत बड़ा ये नशे के विरुद्ध एक जागरूकता का एक युद्ध उन्होंने शुरू किया। मैराथन जो हुई थी वो मुकेश अग्निहोत्री ने ऑर्गेनाइज करवाई थी और उसको प्रिजाइड ओवर जो है वो गवर्नर साहब ने किया था। जब शिमला में जब वॉकथॉन हो रही थी जी, तो महामहिम राज्यपाल जी को क्यों नहीं बुलाया? नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्टर। मैं हूं पंकज पंडित। प्रदेश में इस समय सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई है तो वो है नशा, और प्रदेश सरकार ने भी चिट्टे के खिलाफ एक अभियान चलाया है। पूरे प्रदेश में जहां धरपकड़ हो रही है जो लोग चिट्टे का कारोबार करते हैं, वहीं सरकार भी मैराथन करवा रही है, जागरूकता कार्यक्रम करवा रही है और लगातार चिट्टे के खिलाफ लड़ने के लिए ना केवल सरकार बल्कि विपक्ष भी कह रहा है कि हम एकजुट है। वहीं कहीं ना कहीं इसकी कार्यशैली, कार्यप्रणाली, काम करने के तरीके पर भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे मानना होगा कि सबसे बड़ी चुनौती इस समय ना केवल सरकार बल्कि समाज के सामने भी नशा है। आज हमारे साथ इस मुद्दे पे बात करने के लिए है ओपी शर्मा। ओपी शर्मा वो शख्स हैं जो भाजपा के समय जो नशा निवारण बोर्ड बना था, ये उसके ना केवल एडवाइजर थे बल्कि कन्वीनर भी थे। तो उस समय जो नशा निवारण बोर्ड बना था उसके बाद क्या प्रगति हुई और वर्तमान में जो सरकार कांग्रेस की कर रही है, इस पूरे मुद्दे पर ओपी शर्मा जी से हम विस्तृत बात करेंगे। सबसे पहले शर्मा जी, आपका स्वागत है ब्लैक एंड व्हाइट पे। धन्यवाद पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी, सबसे पहले तो एक सरकार ने भी, सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने भी नशा निवारण बोर्ड बनाया है। एक भाजपा के कार्यकाल में शुरुआत हुई थी कि नशे के खिलाफ एक रणनीति बनाई जाए और बोर्ड का गठन हुआ था। तो उस दौर में आप कन्वीनर भी थे, एडवाइजर भी थे, तो क्या सोच रही उस समय की सरकार की?
देखिए, नशा निवारण बोर्ड का गठन इसलिए भाजपा की सरकार ने किया था, वो ये समझते हुए कि नशे की जो समस्या है ये बहुआयामी समस्या है। ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर कह लीजिए या एनडीपीएस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने की समस्या नहीं है, ये एक बहुआयामी समस्या है और इसके बहुत सारी हितधारक एजेंसियां हैं, बहुत सारे सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं और इसमें समाज का भी बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि सप्लाई और डिमांड को रोकना है तो दोनों ही तरह से इसके ऊपर प्रहार होना ज़रूरी है और समग्रता से प्रहार होना ज़रूरी है। इसीलिए ये सोच एक थी, एक ये विज़न था कि टॉप लेवल पे सरकार के अंदर और समाज से भी लोगों को इकट्ठे किया जाए और एक छत के नीचे बैठ करके वो इस समस्या का समाधान ढूंढे। जो लीगल फ्रेमवर्क है उसके ऊपर भी काम करें, जो कानून है, जो कानून व्यवस्था है, जो कर सकते हैं वो भी करें और साथ में इसके ऊपर समय समय पे जितने भी बदलाव समाज के अंदर आते हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए नीति निर्धारण करें और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन की कार्य योजना वगैरह वो सब बनाए। इसीलिए नशा निवारण बोर्ड का गठन किया था और उसमें ये बहुत ज़रूरी था कि नशा निवारण बोर्ड को एक प्रोफेशनल, एक व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तक या स्टेट लेवल पे भी एक टॉप लेवल पे एक अच्छी तरह से एक कार्यकर्ता के रूप में भी काम किया हो, जिसको इसका ज्ञान हो, एक प्रोफेशनल व्यक्ति हो, वो इसको स्टीयर करेगा, वो एडवाइस भी करेगा सरकार को, उस पूरे बोर्ड को, उसमें सभी चीज़ों को लेके भी आएगा, वो समस्याओं को आइडेंटिफाई भी करेगा पूरे प्रदेश में जा कर के और एडवाइस करेगा सरकार को क्या क्या करना है। तो इस तरह से इस बोर्ड का गठन हुआ था। मैं आपको बता दूं कि ओपी शर्मा की यह परिचय ये नहीं है कि उस बोर्ड के एडवाइजर थे, बल्कि ये विभिन्न प्लेटफॉर्म पर एनसीबी जो है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो तक में काम कर चुके हैं और बड़े से बड़े जो नशे के खिलाफ कार्रवाई है या बड़ी मात्रा में जो है वो नशीले पदार्थ पकड़ने में भी इनकी अहम भूमिका रही है। इनका पूरा का पूरा बैकग्राउंड जो है उसी तरह का रहा है, इसीलिए उस समय बोर्ड में थे। तो वर्तमान में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार भी नशे के खिलाफ कमिटेड है। यहाँ तक कि पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर कह रहे हैं हम नशे के खिलाफ लड़ेंगे, मैराथन भी हो रही है। आपको क्या लगता है वर्तमान में जो चीज़ें हो रही है और जो आपके एक समय बोर्ड का गठन हुआ तो उसकी सोच में क्या कोई अंतर है या उसी दिशा में चल रहा है? देखिए, मुझे ये तो नहीं पता कि कमिटमेंट कितनी है। कमिटमेंट होती तो अगर वो लेवल होता कमिटमेंट का तो शुरुआत में ही नशा निवारण बोर्ड को बंद ना कर देते, इसको कैरी फॉरवर्ड करते, इसको कंटिन्यू करते। 3 साल तक पौने 3 साल तक नशा निवारण बोर्ड का गठन नहीं हुआ और उसके बाद जो गठन भी हुआ है तो उसके अंदर जो है प्योरली पॉलिटिकल कंसिडरेशन पे एडवाइज़र को चुना गया और कन्वीनर को चुना गया। मैं कहता हूँ ठीक है, सरकार कोई भी है वो अपने विजन के अनुसार काम करती है, तो विजन कहीं ना कहीं ड्रग इशू की समस्या के समाधान को ढूंढने में जो विजन है वो मुझे लगता है ये वही ट्रेडिशनल विजन है कि पुलिस ही इस काम को करेगी और पुलिस ही अवेयरनेस कैंपेन भी करेगी, पुलिस ही धरपकड़ भी करेगी, जेल में भी डालेगी और लॉ इन्फोर्समेंट भी करेगी। पीपल ड्रिवन प्रोग्राम, इट्स ए पुलिस ड्रिवन प्रोग्राम बेसिकली। तो अभी तक तो यही समझ आ रहा है कि सारा काम जो है वो पुलिस के कंधों पे ही डाल दिया गया। हालांकि मैंने ये भी कहा था कि हम कहते आए हैं पहले से ही कि एएनटीएफ जो है वो पहले भाजपा के दौरान की सरकार के दौरान एएनटीएफ का गठन हो रखा था, उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए था, लेकिन फिर इसमें भी राजनीतिक ही कुछ कारण रहे होंगे मुझे लगता है कि उसका एसटीएफ बना दिया, तो वो एक नाम में बदलाव हो गया। पुलिस तो वही के वही है, पुलिस में अधिकारी वही है, कर्मचारी वही है, पुलिस का फ्रेमवर्क वही है, ह्यूमन रिसोर्स वही है, ट्रेनिंग्स अभी तक कोई नहीं हो पाई है। देखिए, ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स का होना बड़ा जरूरी है। अब पिछली सरकार में यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम के साथ समन्वय, मैंने व्यक्तिगत समन्वय स्थापित करके नशा निवारण बोर्ड की तरफ से हमारी सरकार ने लगभग 120 पुलिस और एक्साइज के ऑफिसर्स को हिपा में और ऑनलाइन भी हमने ट्रेनिंग्स, कैपेसिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम्स कराए। साइबर क्राइम और डार्कनेट जैसे बहुत जो गंभीर इश्यूज है, इसके अंदर मुद्दे हैं, उसके ऊपर हमने ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करवाई है। लेकिन वर्तमान सरकार ने कोई भी इस तरह की ट्रेनिंग वो नहीं करवा पाए। क्यों? क्योंकि उनका जो कन्वीनर है या जो
नशा निवारण बोर्ड को चलाने वाले जो लोग हैं वो बेसिकली उनकी मुझे लगता है या तो से नहीं है या उनके पास ज्ञान ही नहीं है, वो कर ही नहीं सकते। सबसे बड़ा सवाल इन्होंने बनाया है कि जो कुल मिलाकर के जो बोर्ड है उसको जो लोग चलाएंगे उन लोगों की क्षमता पर आपका कहना है कि कहीं ना कहीं कुछ सवाल या निशान है, क्योंकि उनका अनुभव उस क्षेत्र का है, वो क्षेत्र के है ही नहीं, उनका तो राजनीतिक अनुभव है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि नशा निवारण बोर्ड का जो कार्यालय है, जब आपकी हितधारक एजेंसी, आपके जितने भी सेक्रेटरीज हैं हितधारक एजेंसियों के, है ना, जैसे स्टेट टैक्सेस एक्साइज है, होम डिपार्टमेंट है, सोशल जस्टिस है, जितने भी है, चाहे यूथ सर्विस स्पोर्ट्स है, ग्रामीण विकास है, अर्बन डेवलपमेंट है, सभी लोग कहाँ बैठते हैं, सभी ऑफिसर जो है, यानी कि पूरी सरकार कहाँ बैठती है? शिमला में। चेयरमैन कौन है? शिमला में। तो जो चेयरमैन माननीय मुख्यमंत्री जी चेयरमैन है, वो शिमला बैठते हैं। तो जो कन्वीनर हैं और जो एडवाइज करेंगे इन सभी लोगों को, सभी अफसरों को, वो बैठे हैं हमीरपुर में। हमीरपुर में वो क्या कर लेंगे, किस वजह से उनको हमीरपुर में बिठाया होगा, ये हमें समझ नहीं आई। प्रोफेशनली देखें, हमें बिल्कुल समझ नहीं आई। शायद मैं पॉलिटिकली नहीं सोच पा रहा हूँ, हो सकता है मेरी इतनी दक्षता नहीं है, तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि वो कोऑर्डिनेट कर, व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट, कोऑर्डिनेट करना, समन्वय बिठा रहा, किसके साथ? जितने भी हितधारक एजेंसियां उनके बीच में समन्वय बिठा रहा है, ये नशा निवारण बोर्ड के कन्वीनर का काम है। वो तब कर पाएंगे जब आपको एनडीपीएस एक्ट का ज्ञान होगा, आपने काम किया होगा। दूसरी बात, आपको इंटर एजेंसी के बाद आपको इंटर स्टेट लेवल पे कोऑर्डिनेशन करना है। हो सकता है आपको पंजाब के डीजीपी से मिलना है, पंजाब के मुख्यमंत्री जी से मिलना है, आपको हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से मिलना है, जम्मू कश्मीर में आपको, क्योंकि यह समस्या आपकी अपनी ही नहीं है, ये समस्या हमारे पड़ोसियों की भी है। जैसे एक परिवार के पड़ोस में यदि परिवार परेशानी है, नशा है, तो वो आपके घर में जैसे आ सकता है, ऐसे ही हिमाचल में भी है। तो जो दूसरे नेबरिंग एरिया है, बॉर्डरिंग नहीं, नेबरिंग एरिया है, अगर नेबरिंग एरिया में तो समस्या है ही है, ये तो सबको पता है। ठीक है, पाकिस्तान का कहर तो है ही है। आईएसआई को क्यों आप समझते हैं, मतलब क्यों इसको सीरियसली नहीं लिया जा रहा? अभी तक मैं फिर कह रहा हूँ आज दोबारा से आपके माध्यम से, आईएसआई और पाकिस्तान का ये मैंडेट है इंडिया को, भारत के युवाओं को नशे की गर्त में डालना, है ना, और ये सक्सीड कर रहे हैं, ये सफल हो रहे हैं, हिमाचल में भी सफल हो रहे हैं। हम उस बात को क्यों नहीं कर रहे? आज तक एक भी इंटर स्टेट लेवल की मीटिंग नहीं हुई। इंटर एजेंसीज की मुझे बताइए, स्टेट टैक्सेस एंड एक्साइज और डीजीपी के बीच में कितनी मीटिंग्स हुई है? जबकि जो प्रशासन है, जो प्रबंधन है, सॉरी, जो एनडीपीएस एक्ट का है, वो स्टेट टैक्सेस एक्साइज के पास है, वो होम डिपार्टमेंट के पास नहीं है। लेकिन इनके बीच में आज तक कोई मीटिंग नहीं। मुझे एक बात बता दीजिए, नशा निवारण बोर्ड की पिछले 3 सालों में कितनी बैठकें हुई हैं? और यही हुई हैं तो पिछले एजेंडा जो नशा निवारण बोर्ड के जो हमने पास करवाए थे, पारित करवाए थे, उस पर बहुत सारी चीज़ें इंप्लीमेंट हुई। जैसे पिट एनडीपीएस एक्ट 1988, ये हमारे समय पे यह लाया गया था और इसको नोटिफाई किया गया था। होम सेक्रेटरी को डिटेंशन अथॉरिटी हमने करवाया था, ये भाजपा की सरकार ने उस वक्त करवाया था। ठीक है जी। उसके बाद एक स्कूलों के सिलेबस में एक चैप्टर ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया गया है, वो उस समय पे नशा निवारण हेल्पलाइन चलती थी 1100 पे। मुख्यमंत्री जो सेवा संकल्प योजना, जिसको मुख्यमंत्री हेल्पलाइन भी कहते हैं, उसके अंदर 2 लाइनें एक्सक्लूसिवली नशा निवारण हेल्पलाइन भी थी। उस पर लगभग 200-250 इन्फॉर्मेशन, कंप्लेंट्स और सूचनाएं वो सारी मिली थी। लोगों को हमने बचाया भी है, उसमें बहुत काम हुआ। वो सब बंद हो गया था, सब बंद कर दिया गया है। तो जब बोर्ड ही नहीं बैठेगा, जिस बोर्ड ने नशा निवारण नीति, एकीकृत नशा निवारण नीति 2022 को बनाया, लिखा, नोटिफाई किया, कैबिनेट ने अप्रूव किया, सरकार ने उसको अधिसूचित करा 10 फरवरी 2022 को, आपने उस नशा निवारण बोर्ड की एक भी मीटिंग नहीं करी अभी तक। और आप समझते हैं कि पुलिस ही इसका इसका समाधान निकालेगी। तो आपके लिए बता दें, आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूं कि पुलिस अपना काम पहले भी करती थी, आज भी कर रही है, आगे भी करेगी। ठीक, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन 1200 कमांडो उसमें भी नहीं आए। आपने कितना फंड, एक नशा निवारण फंड जो हमने बनाया था, वो बड़ा स्ट्रिंजेंटली उसके जो SOPs थे, गाइडलाइंस मेरी बनाई हुई है, हमने बनाई उसकी गाइडलाइन। मुझे आदेश था कि आप बनाइए, हमने बनाई। उस फंड को आप इधर से उधर नहीं कर सकते। वो एक्सक्लूसिवली ड्रग एब्यूज प्रिवेंशन के लिए, ड्रग सप्लाई रिडक्शन के लिए, डिमांड रिडक्शन के लिए ही उपयोग में होना था। चाहे भारत सरकार की योजनाओं के माध्यम से एक पैसा आता, चाहे CSR से आता, चाहे विदेशों से, कहीं फॉरेन डोनर से आता, यूनाइटेड नेशन से, कहीं से भी आता, वो पूल होना था वो पैसे, क्योंकि आपको पैसे की बड़ी आवश्यकता है। और इसी दृष्टि से मैंने ये प्रपोजल दिया था कि नशा निवारण फंड का होना बड़ा जरूरी। पहली बैठक में ही इसका अनुमोदन करवाया था और उसे अधिसूचित करवाया गया। 20 लाख रुपए सैंक्शन भी हुआ, वो हस्तांतरित नहीं हुआ। मुझे नहीं पता एक्साइज एंड टैक्सेस के कमिश्नर साहब ने क्या किया इसमें क्यों नहीं हुआ, और वो तो चुप ही हो गए, वो तो बिल्कुल डब्बा बंद हो गया। एक्साइज जो है, जिनकी इतनी कैपेसिटी, इनके एक एक अधिकारी को हमने ट्रेन किया, मैंने व्यक्तिगत करा है,
अभी से नहीं, बहुत पहले से, हाँ जी। लेकिन वो उनकी कोई भूमिका ही नहीं है। मतलब 3 साल पूरी तरह हाँ, से जब चीजें शिथिल होगी, हाँ, स्थगित होगी, तो उसका हाँ, एक तरह का डेड हो गया सिस्टम हाँ, पूरा। देखिए ना, अब समाज के अंदर नशा कितना बढ़ रहा है जी, इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि गांव-गांव में, गली-गली में नशा पहुंच गया। लेकिन आपने पुलिस की जो ह्यूमन रिसोर्स है या पुलिस का जो मैकेनिज्म, उसको स्ट्रेंथन आपने नहीं किया है। आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ हम लोग वॉकथॉन करेंगे, हम लोग इसको इस तरह से, मुझे नहीं पता ये कंसेप्ट क्या है। आपको क्या लगता है, ये क्या वॉकथॉन करवा रही है सरकार, तो जागरूकता तो इससे अल्टीमेटली होगी, इसका अगला स्टेप क्या होना चाहिए? इंफॉर्मेशन का जाना मीडिया के माध्यम से और जागरूक होना, इसमें बहुत अंतर है, ये आपको मानना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन उसको भी है जो रोज शाम को जाकर के सिरिंज से इंजेक्शन इंजेक्ट करता है। आप क्या समझते हैं सबसे ज्यादा जागरूक वो है? लेकिन फिर भी वो करता है। सॉरी, इंफॉर्मेशन मैंने पता उसको भी है, लेकिन वो जागरूक नहीं है। जागरूक होने के लिए आपको इंटेंसिव और ग्राउंड लेवल पे काम करने पड़ेंगे, छोटे छोटे समूह पे काम करना पड़ेगा आपको इस तरह से वॉकथॉन करके। मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमने भी कई जगह बच्चों के इंटरव्यू किया, हमने पूछा क्या आपको समझ में आया, क्या नहीं, नशे के विरुद्ध थी, बस ठीक है, यही था, हमने डांस किया, बढ़िया लगा, हमको बड़ा अच्छा लगा, ठीक है, और दैट्स ऑल। इसका सच में कहें तो, क्योंकि एक मैकेनिज्म भी नहीं है। सरकार कोई भी योजना चलाती है, उसका इवैल्यूएशन, उसका मूल्यांकन होना बड़ा जरूरी है, और उसका मैकेनिज्म होता है। कोई भी स्कीम आप चलाते हो, कोई भी आप कार्रवाई करते हो, क्या उसका मूल्यांकन नहीं होना चाहिए? हमें कोई ये बताए कि आपने अभी तक कितने सर्वे किए, आपकी प्रोडक्शन कितनी है, हमारी स्टेट के अंदर कितनी है, कितनी ट्रैफिकिंग हो रही है, क्या कितना इसका स्केल है सप्लाईज का, और इसका जो सेवन हो रहा है, नशाखोरी हो रही, उसका मूल्यांकन आपने किया? अभी तक एक भी सर्वे नहीं हुआ। अभी एक फिगर आई है कि साहब 12,000 परिवार इसके दर्रे में। हम कह रहे हैं कि आपने हॉटस्पॉट भी सरकार ने फाइंड किए, उसके लिए क्या? नहीं, मुझे ये तो बात बताओ, हॉटस्पॉट के आज पता चल रहे हैं क्या? ये हॉटस्पॉट तो हमने 36 बार सरकार के समक्ष रखे, हर जगह पे रखे, हर जगह पे अखबारों में हजारों बार आए ये हॉटस्पॉट। कौन सा नया काम हो गया? हॉटस्पॉट तो दिखाई देते हैं, तो हॉटस्पॉट तो आपको वैसे भी पता है। आपने कौन से अनोखे हॉटस्पॉट क्या हुए हैं? हॉटस्पॉट्स आर देयर, हॉटस्पॉट इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो क्या जो हॉटस्पॉट थे, आप कुल्लू मनाली ले लीजिए, आप धर्मशाला में मैक्लोडगंज के साथ वाला एरिया ले लीजिए, आपने उन हॉटस्पॉट के ऊपर कोई कार्रवाई करी? हमने वॉकथॉन जो है यहाँ पे ग्राउंड में करा, क्या हम लोग इसको मैक्लोडगंज में नहीं कर सकते थे, जहाँ पे एक्चुअल में इम्पैक्ट पड़ता? हम वो नहीं कर रहे हैं हम लोग। शर्मा जी, आपका एनसीबी में आपका काफ़ी अनुभव है काम करने का, और काफ़ी बड़ी सीजन में भी आपका हाथ रहा है, बड़े से बड़े। उसमें सरकार ने एक इंसेंटिव प्लान लाया है कि सूचना दो, इतना पकड़वाओगे तो इतने पैसे मिलेंगे। तो नॉट एज ए बोर्ड, पर एक एनसीबी में काम करने और एक आप कुशल पेशेवर के नाते आपको क्या लगता है, ये योजना काम करेगी? क्या ये प्रभावी है इंसेंटिव प्लान जो सरकार लाई है? देखिए, जो भी पॉपुलर मेजर्स हैं, मुझे ऐसा दिखाई देता है पॉपुलर मेजर है, वो तो जो पॉलिसी भाजपा सरकार ने दी है वहाँ से उठाया जा रहा है। अब जैसे उसमें एक पैरा है कि इसका जो रिवॉर्ड पॉलिसी जो है, सरकार जो है, स्टेट विल फ्रेम इट्स ओन रिवॉर्ड पॉलिसी, है ना, ये हमने लिखा है, ठीक है, और वो उन्होंने बनाई। मुझे नहीं पता ये इसका फ्रेमवर्क क्या है, इसके एसओपीज क्या है, गाइडलाइंस क्या है। इन्फॉर्मेशन जनरल भी आती है, स्पेसिफिक भी आती है। इन्फॉर्मेशन को आपको वेरीफाई करने के लिए आपको 6 महीने भी लगते हैं, 2 घंटे में तुरंत भी हो सकता है, इन्फॉर्मेशन जो है वो इम्प्लीमेंट हो सकती है। तो इन्फॉर्मेशन का तो बहुत बड़ा माया जाल है, ठीक है। अब वो कौन सी इन्फॉर्मेशन में आप पैसा देंगे? आपने तो अनाउंस कर दिया 5 लाख भी दे देंगे, 10 लाख भी देंगे, 10,000, 20,000 भी दे, 50 भी देंगे, ठीक है ना, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि अरे वाह, अब तो बस। तो बताइए उन इन्फॉर्मेशन से अभी तक क्या हुआ? कुछ हुआ? एनडीपीएस एक्ट के केसेस जो है ना साहब, वो इस तरह से, खास करके जब बड़े व्यक्ति को, जब इसमें जो बिग फिश है, अगर उसको आपको पकड़ना है, जो भी इम्पैक्टफुल रहता है हमेशा, अगर उसको करना है तो आपको बहुत प्रोफेशनली हैंडल करना पड़ता है उस इन्फॉर्मेशन को, ठीक। तो इन्फॉर्मेशन आ गई, फिर उसको प्रोसेस किया, वो हुई नहीं हुई, उसका क्या पता?
इसका फ्रेमवर्क जब तक बाहर नहीं आएगा कुछ पता नहीं है इसके बारे में। तो एक बड़ा आरोप लगता है कि अक्सर चाहे कोई भी सरकार और कोई भी बड़े किंग पिन तक हम नहीं पहुंच पाती। आपका तो अनुभव भी रहा है, हम छोटे मामले पकड़ते हैं, 10 ग्राम 20 ग्राम उपलब्धि बता करके फोटो डाल देते हैं, या हम एनडीपीएस एक्ट में पकड़े हुए लोगों की संख्या और आंकड़ों पे खेलते रहते हैं कितने मामले। तो ये मुख्य जो किंग पिन होते हैं उन तक क्यों नहीं पहुंच पाते हम? क्या इसके पीछे सर्कल रहता है, क्या कारण रहता है? अब इसके ऊपर हमने तो किंग पिन पकड़े हैं, तो हम तो कमिटमेंट हमारी रहती थी, और मैं नहीं ये कहता कि इनकी कमिटमेंट नहीं होगी, यहाँ भी पकड़े जाते होंगे, कुछ तो जरूर पकड़े जाते होंगे, ऐसा बताया जाता है। लेकिन सप्लाईज हमें तो फिर ये समझ नहीं आता कि सप्लाईज आ रही है तो कहाँ से आ रही है, इतनी ज़्यादा सप्लाईज क्यों आ रही है फिर। और इसमें एक फंडामेंटल रूल है कि बड़े को जब आप पकड़ोगे तो उसके 50 जो छोटे हैं, वो जो उसके जो गुर्गे कह लो या उसके जो दूसरे नेटवर्क, वो अपने आप ध्वस्त हो जाते हैं, वो लिक्विडेट हो जाते हैं, ठीक है ना, एलिमिनेट हो जाते हैं या वो जेलों में बंद हो जाते हैं, अगर अच्छा अन्वेषण किया जाए तो। अगर फीड नहीं चला जाएगा तो ऑटोमेटिकली बड़ा उसके बड़ा तो उसका इम्पैक्ट बहुत होता है। बिल्कुल, तो वो नजर आएगा आपको कि एक पर्टिकुलर एरिया से ड्रग समाप्त हुई, खत्म होगी, मिल नहीं रही है, मिलेगी नहीं, है ना, सप्लाईज ही खत्म हो जाएगी, और सप्लाईज का ही तो खेल है। तो एक दूसरी चीज मैं कहना चाह रहा था, मैं बताना चाह रहा हूं कि एक्शनेबल इंटेलिजेंस और एक इंफॉर्मेशन में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो इसलिए अनाउंसमेंट हम जितनी मर्जी कर लें, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मतलब मैं कोई बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं हूँ इस बात से कि भाई इसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। ठीक है, आप अपने इन्फॉर्मर्स को कल्टीवेट कीजिए, उन्हें पैसा दीजिए, मदद कीजिए उनकी। स्पेशल सीक्रेट फंड ऑलरेडी होता है सरकारों के पास, आप उसको प्रॉपरली यूज़ कीजिए, है ना। हम लोग तो अपनी जेबों से भी पैसा, और ऐसे अधिकारी पुलिस के अंदर भी हैं जो बड़े जो हाईली संवेदनशील जो होते हैं, वो अपने घर के पैसे भी लगा देते हैं, है ना, और वो कहीं ना कहीं पहुंचते हैं बड़े आदमी तक, है ना। आज थोड़ी कमी ये हो रही है कि हम बड़े आदमी तक शायद नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि वो जो हॉटस्पॉट जो 2002 में हमने देखे थे, जिनको हमने लिक्विडेट भी किया, ख़त्म किया, जेलों में भी डाला, है ना, उसके बाद और पैदा हो गए जो 2007 के बाद, वो हॉटस्पॉट वैसे के वैसे तो हमने हॉटस्पॉट उनको चुन लिया या हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। अब आगे की कार्य योजना बनाएं कि वहाँ पे आप किस तरह से आपका इंटेलिजेंस नेटवर्क और आपका इन्फोर्समेंट जो नेटवर्क है वो कैसे काम कर रहा है। अभी 1200 अभी वो जो कमांडो आने थे वो तो आए ही नहीं है, ठीक है, ट्रेनिंग अभी कुछ हुई नहीं है, अब 3 साल तो हो चुके हैं। अब हम कितना हम कर पाएंगे, आगे वाली सरकार करेगी, पर मुझे लगता है निरंतरता रहनी चाहिए। जो इस सरकार ने किया उससे आगे निरंतरता से हमको इसको आगे लड़नी है, कंटिन्यू जरूर चाहिए सरकार। अगर वाकई इसको सबसे बड़ी चुनौती, अच्छा विधानसभा में भी पक्ष और विपक्ष ने मिलकर नारे लगाए नशे के खिलाफ, बाद में विपक्ष का आरोप है कि हम लोगों को बुलाया नहीं गया जो मैराथन थी, क्योंकि मुद्दा हुआ था कि इसको मिलके लड़ेंगे, विपक्ष के विधायकों को भी बुलाएंगे। वैसे मैं इस बात में इंडल्ज वैसे नहीं करना चाहता हूँ, पर जहाँ पे मैंने एक चीज़ जरूर देखी है, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि जो जर्सी है ना उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी की फोटो है, तो अगर विपक्ष को लाएंगे तो विपक्ष की भी लगानी पड़ेगी, तो लगानी पड़ेगी। नहीं तो लगानी मुख्यमंत्री की लगाई थी, तो वही लगाई थी उन्होंने, पर वो नशे के खिलाफ उनकी भी लगानी पड़ेगी ना। जब उनकी लगानी पड़ेगी तो फिर वो मुद्दा आपका नहीं रह जाएगा, बोलेंगे फिर कांग्रेस दा बनाना भी यहाँ करा दे। हमें सबसे बड़ा ये लगता है कि मुख्यमंत्री मैराथन कर रहे हैं, जयराम जी बिलासपुर में जो है वो धरना दे रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ एफआईआर का आवाज उठा रहे हैं, तो बड़ी चीजें एक साथ चल रही है। मुझे लग रहा है इस मुद्दे पे जहां एकजुट नजर आना था, कहीं ना कहीं भाजपा कांग्रेस जो है वो अपने अपने पॉलिटिकल लाइन की ओर जाते नजर आ रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी जो वर्तमान में सरकार है वो इसको अपना मुद्दा मान के चल रही है। ये बड़ी अच्छी बात थी और हम भी बड़े खुश हुए थे कि विपक्ष भी सामने आया, विपक्ष भी साथ आया। अब सोचने वाली बात है, देखिए माननीय राज्यपाल महोदय ने एक बहुत बड़ा ये नशे के विरुद्ध एक जागरूकता का एक युद्ध उन्होंने शुरू किया। बिल्कुल, सबसे बड़ी पहली मैराथन जो हुई थी वो मुकेश अग्निहोत्री ने ऑर्गेनाइज करवाई थी और उसको प्रिजाइड ओवर जो है वो गवर्नर साहब ने किया था। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक। जब शिमला में जब वॉकथॉन हो रही थी जी, तो महामहिम राज्यपाल जी को क्यों नहीं बुलाया? ये मेरी अपनी मैं अपनी पर्सनल बात कह रहा हूँ, मतलब ग्रज है कि जिन्होंने जिस महामहिम ने, जिस राज्यपाल महोदय ने, जिन्होंने इतना बड़ा काम किया था, उनको साथ लेके चलना चाहिए था। 3 साल से आपने तो शुरू नहीं किया, ठीक। जब उन्होंने करा था, और जब हम ये कहते हैं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके हमें काम करना है नशे के खिलाफ, क्योंकि एक सामाजिक समस्या भी तो है जी अल्टीमेटली, ठीक है ना, कानून व्यवस्था की तो है ही है, लेकिन सामाजिक समस्या भी है। तो समाज में तो भारतीय जनता पार्टी, लेफ्ट राइट सेंटर, एवरीबडी कम्स,
सारे के सारे आते हैं, तो सब मिलके एक पटल पे कब आएंगे इस प्रदेश में? मैं तो इसलिए जी रहा हूं जी कि कब ये इकट्ठे होकर के हमारी सारे राजनीतिक दल एक स्वर में बोलेंगे कि ये मुद्दा जो है समाज का है, हिमाचल प्रदेश का मुद्दा है और हम सारे इकट्ठे हैं और हम इस पे राजनीति नहीं कर रहे हैं। दिस इज व्हाट आई वांट टू सी। तो ये था, देखिए, जो मूल संदेश है मुझे लगता है हमारी बातचीत का, कि समस्या इतनी बड़ी है कि हमारे आपके यहाँ तुम्हारे सारे घरे बिछाई जानी है कने इस बीच राजनीति दल ये सारे छड़ी के सारे मिली जुली के लड़ना बोना ताई अपना फ्यूचर बचाई पाना। कने शर्मा जी मुद्दा ये बहुत बड़ा है, इसका अगला पार्ट भी जरूर करके, पर अज जेड़ी गल थी कि जो नशा निवारण बोर्ड की कार्य प्रणाली कने सरकार जो है कुछ करा दी, इस पर हाँ शर्मा जी के अनुभव पर इस पर गलबात की थी कि किस तरह से यहाँ मिली जुली के इस पर जरूर लड़ी सकते। तो तुम दिखाए थे ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्टर कने मैं पंकज पंडित, और आप सबका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।